तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब क्या है वो देखते हैं हम लोग पहले। तो जब हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं यानी तो वो जैसा देखा होगा ना, मैं NaOH का टाइट्रेशन करते होंगे एसिड का बेस के साथ, वैसा ही उसमें क्या होता है, एक आयन रिप्लेस करता है दूसरे आयन को, और एक आयन जब दूसरे आयन को रिप्लेस करेगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, सॉल्यूशन की बदल जाएगी, और ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। क्या डिपेंडिंग किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द मोबिलिटी ऑफ आयन। तो आपको मोबिलिटी ऑफ आयन पता होगा, चलिए नहीं पता होगा तो मैं पहले बता देता हूँ मोबिलिटी ऑफ आयन क्या होता है। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी आयन, कैटायन हो या एनायन हो, जो किसी भी मीडियम के थ्रू मूव करता है ना, वेलोसिटी मूवमेंट। और अंडर द इन्फ्लुएंस मूव कब करेगा, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड करने का मतलब क्या हो, पोटेंशियल है ना, दोनों का एक ही मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या पोटेंशियल। पोटेंशियल के अंडर क्या होगा, आयन का मूवमेंट। ओके, तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो गया, स्पीड ऑफ आयन अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम सब शॉर्टकट में लिख रहे हैं PG। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, है ना, कैथोड और एनोड के बीच में जो वोल्टेज होगा और जो डिस्टेंस दोनों के बीच होगा उनका रेशियो, यही क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके ओके, तो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो कुछ तो रिलेशन होगा। तो मोबिलिटी ऑफ कैटायन और एनायन का रिलेशन क्या है, लैम्डा मतलब इन्फिनाइट पे मोलर कंडक्टिविटी, है ना, ऑफ एनी, यानी जिसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसी भी आयन का अपॉन उसका चार्ज, है ना, की वैल्यू, इसलिए मोड लगा हुआ है, मोड ऑफ जेड इंटू एफ। जेड क्या है, चार्ज ऑन आयन, या तो कैटायन होगा या तो एनायन, ये उसका एक फॉर्मूला है। ओके, जैसे सिंपल से एग्जांपल लें, अगर जो म्यू ऑफ सपोज हमें एल्यूमिनियम 3+ निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2+, ओके, अपॉन 3F, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उससे पहले समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। जैसे अगर जो हम लोग एग्जांपल लें किसका, अल्कली मेटल के आयंस का, ठीक है, तो और उनके साइज को अगर जो कंपेयर करें, अल्कली मेटल आयंस के क्या साइज को अगर जो हम लोग कंपेयर करें, तो आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, तो ये साइज का क्या हो जाएगा, ऑर्डर। वहीं अगर जो हम लोग क्या करें, इसको वाटर के अंदर डालें या एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो क्या होगा, इनका हाइड्रेशन, है ना, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन आपने पढ़ा होगा ये सब सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक में, है ना, 11th क्लास का टॉपिक है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन किस में ज़्यादा होता है ये आपको पता होगा। तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज, यानी कि सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, लिथियम प्लस का, देन सोडियम प्लस का, देन पोटेशियम प्लस, देन रुबिडियम प्लस, देन सीजियम प्लस। थोड़ा सा इन्फो दे दूँ अगर जो किन्हीं को नहीं पता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का क्या मतलब है कि लिथियम प्लस को कितने वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेरेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, क्लियर है ये। और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल उसको घेरेंगे। ओके, तो अगर जब हम लोग बात करें आयोनिक मोबिलिटी की, यानी जब ये एक्वस मीडियम में आ चुका है, या उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी आयन। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या है, मूवमेंट, और कंडक्टिविटी क्या है, मूवमेंट ऑफ आयंस ही है। तो जैसा आपने देखा, अगर जो वाटर मॉलिक्यूल किसी भी आयन को ज़्यादा घेर के रखे हैं ना, चारों तरफ से सराउंड करके रखा है, तो क्या होगा, इसके मूवमेंट में डिफ़िकल्टी आएगी, और अगर जो मूवमेंट में डिफ़िकल्टी आएगी तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। ओके, क्लियर है। तो यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी की बात करें तो लिथियम प्लस का सबसे कम, Na+ का उससे ज़्यादा, देन K+, देन रुबिडियम प्लस, एंड देन सीजियम प्लस। ओके, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये क्या होता है, चार्ज के डायरेक्टली, सॉरी, साइज का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और चार्ज का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ये जस्ट रिवर्स क्या हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन की। तो इस बात को ध्यान रखिएगा अगर जो क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछता है तो। क्लियर ये। तो अगर जो बात करें एमंग कैटायन, H+ आयन और एमंग एनायन OH- आयन का सबसे हाईएस्ट मोबिलिटी होता है कि कैसे, ड्यू टू प्रोटोन जंप मैकेनिज्म। ध्यान रखिएगा, ये प्रोटोन जंप मैकेनिज्म के कारण ज़्यादा होता है, जबकि H+ क्या है, काफ़ी ज़्यादा छोटा आयन है। क्लियर, इसको देखिए समझते हैं कैसे होता है प्रोटोन जंप। तो प्रोटॉन जंप को समझने के लिए हम लोग, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है ना, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक साथ होंगे, ऐसा ही कंटिन्यूस में और भी बहुत सारे होंगे। तो उनमें से कुछ के पास क्या होगा, H3O+, क्योंकि यहाँ पे क्या है, H+। तो ये जो H+ है वो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होके इस पे चला जाएगा, अब ये H3O+ बन जाएगा, अब ये वाला H3O+ बनेगा,
तो अगेन यहाँ से फिर से एक H+ ब्रेक होकर यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि जो H+ है वो इनके थ्रू ऐसे चैनल के थ्रू, रास्ते के थ्रू नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है, एक से दूसरी तरह से जंप करता हुआ जा रहा है ना, जिससे क्या होगा, आसानी से जाएगा। वहीं अगर जो क्या होता है, यहाँ पे कोई कैटायन या एनायन का मूवमेंट होता है तो क्या होता है, वो इसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस मिलती है। इसके कारण क्या होता है, इस H+ या OH- सिमिलरली क्या होगा, OH- का ट्रांसफर, जिसके कारण इनकी मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे अगर जो OH- की बात करें तो देखिए क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐसा कुछ होगा, OH- आएगा और ये क्या करेगा, इस वाले H+ को अपने साथ ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। और ये वापस से क्या बन जाएगा, OH-, फिर ये अपने आगे वाले से H+ ले लेगा और इसी तरीके से क्या होगा, जंप मैकेनिज्म चलेगा। इसके कारण इनकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है ये? तो ये आपको अगर जो क्लियर है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे, टाइट्रेशन पे। ओके, वाले क्या, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मतलब है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो कहाँ पे होगा, ब्यूरेट में, है ना। उसको हम लोग धीरे धीरे ऊपर से ऐसा ड्रॉप करेंगे बेस को, है ना। वेज को ब्यूरेट में फिल करेंगे और नीचे कॉनिकल फ्लास्क में क्या रखेंगे हम लोग, एसिड। और हम लोग क्या करवा रहे हैं, टाइट्रेशन उसका। तो टाइट्रेशन करने पे उसकी कंडक्टिविटी में कैसा चेंज आता है वो देखने वाले हैं। ओके, तो सपोज हमने लिया 100 ml है हमारे पास टोटल एसिड, 0.05 मोलर ऑफ HCl। ओके, अब सबसे पहले हमने क्या किया, उसमें 10 ml एक बार में, है ना। अभी धीरे धीरे करके टाइट्रेशन करते हैं ना, जब तक क्या ना हो जाए, पूरा एसिड बैलेंस ना हो जाए बेस से, या फिर क्या न्यूट्रल पॉइंट ना आ जाए। ठीक है, तो हम वहाँ तक देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में 10 ml डाला तो क्या कंडक्टिविटी में चेंज होने वाला है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो हमारे पास टोटल कितना हुआ, 5 मिलीमोल ऑफ HCl है, उसमें हमने क्या ऐड किया स्टार्टिंग में, 1 मिलीमोल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 4 मिलीमोल ऑफ HCl और 1 मिलीमोल ऑफ NaCl बन गया। ओके, प्लस H2 वाटर जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से था। ओके, तो अगर जो कंडक्टिविटी की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, 5 मिलीमोल H+ था और 5 मिलीमोल Cl- था। ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी होगी। जब हमने NaOH 1 मिलीमोल डाला तो क्या हो गया, अब हमारे पास चेंज होके कंडक्टिविटी क्या हो गया, 4 मिलीमोल ऑफ H+ का होगा, है ना। आयंस के नंबर कम गए। 5 मिलीमोल ऑफ Cl-, ये तो अब पहले भी 5 मिलीमोल था, अभी भी 5 मिलीमोल है। एंड 1 मिलीमोल ऑफ Na+, अच्छा ये 4 था तो एक कम होके, सॉरी 5 था तो ये 4 हो गया, है ना। और एक बढ़ गया कौन, Na+, यानी एक कम हुआ और एक ज़्यादा हुआ। तो अब कंडक्टिविटी में जो चेंज होगा वो किस पे डिपेंडेंट है, यानी कि H+ और Na+ पे, है ना, क्योंकि Cl- में तो कोई चेंज नहीं आया। समझ में आ रहा है, ये क्लियर है बस। तो 1 मिलीमोल H+ को किसने रिप्लेस किया, 1 मिलीमोल Na+ को। तो हम क्या जानते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ H+ क्या होता है, ज़्यादा है Na+ का, यानी H+ कम होगा तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। ओके, ओके, तो अब बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें तो हम लोग और NaOH डालेंगे, और NaOH डालने से क्या होगा, और H+ खत्म होगा, है ना। हाई मोबिलिटी H+ आयन, और रिप्लेस किससे हो जाएगा, Na+ से, कमता ही जाएगा। तो कंडक्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, यानी जब तक कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तक कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा ही। ओके, ओके, इधर इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, यानी कि सारा का सारा H+ क्या हो गया होगा, खत्म। तो सारा का सारा H+ खत्म हो गया होगा, तो अब क्या बचा होगा, पूरा Na+, है ना। तो यानी कि कंडक्टेंस जो भी घट रहा होगा पूरा मिनिमम पे आ चुका होगा। अब सिर्फ और सिर्फ Na+ और Cl- है। लेकिन अब उसमें अगर जो एक्स्ट्रा डालते हैं हम लोग NaOH और ज़्यादा, तो अब क्या होगा, OH- का अमाउंट बढ़ने लगेगा, है ना, और साथ में Na+ का। पर OH- की जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, जैसा H+ का था। इसलिए अब अगर जो और OH- यानी NaOH डालते हैं तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। देखिए क्या होगा, अगर जो हम ग्राफ बनाएं, एक साइड में क्या रखें, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ NaOH क्या है, एडेड। और दूसरे साइड हम लोग क्या रखें, कंडक्टेंस, है ना। दूसरे साइड क्या रखें हम लोग, कंडक्टेंस। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जब HCl होगा तो कंडक्टेंस हाई होगा। जैसे जैसे हम लोग ने वॉल्यूम ऑफ NaOH को ऐड करना चालू किया, क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। एक टाइम पे क्या आ जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे आके क्या होगा, मिनिमम। अब यहाँ पे जैसे ही OH- का क्वांटिटी बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। अब जैसे जैसे NaOH डालोगे अब वैसा वैसा बढ़ता चला जाएगा। ओके, क्लियर है। ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये वो वॉल्यूम है और वो कंडक्टेंस है जहाँ पे क्या हो, न्यूट्रलाइज या इक्विवेलेंस पॉइंट जिसको बोल सकते हो। आई थिंक ये क्लियर होगा। और सिमिलरली कैसा होगा, सिमिलर किसके लिए होगा, आप बता सकते हो कैसा, स्ट्रॉन्ग। हमने अभी क्या किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड करोगे तो सेम हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, OH- जो होगा वो न्यूट्रलाइज होकर H+ के साथ क्या बना लेगा, H2O, यानी OH- का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, है ना, डिक्रीज होगा। और फिर इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा और फिर से वापस से स्ट्रॉन्ग एसिड और डालोगे तो फिर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो फिर से कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। यानी इन दोनों का ग्राफ क्या होगा, सेम टाइप का। ठीक है, दोनों में सेम टाइप की कंडक्टिविटी घटेगी और बढ़ेगी। हाँ, एकदम एक्चुअल नंबर सेम नहीं होगा, तरीका सेम होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, ओके, तो अब हम लोग देखते हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। और यही सिमिलर केस किसके साथ होगा,
वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों में सेम होगा, एक में H+ कम होगा, एक में OH- कम होगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमने ले लिया सपोज CH3COOH, सबसे कॉमन एग्जांपल वीक एसिड का, ठीक है। और इसमें अब हम लोग ऐड करने वाले हैं NaOH। अब क्वांटिटी नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे NaOH कहाँ होगा, ब्यूरेट में, और ये हमारा कहाँ पे होगा, कोनिकल फ्लास्क या जो भी ब्यूरेट आपने रखा होगा, ठीक। तो आप NaOH ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे बनेगा इक्विलिब्रियम CH3COONA प्लस ऑफ H2O, एसिड बेस रिएक्शन है तो साल्ट और क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, CH3COOH जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में किसके साथ होगा, CH3CO माइनस प्लस ऑफ H+ में ब्रेक होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है, 100% तो ब्रेक होगा नहीं। वहीं अगर जो CH3COONA जो बनने वाला है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये आपने अगर जो पढ़ा होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, वीक एसिड बनने वाला कंजुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये आपको पता होगा। यानी ये क्या होगा, 100% डिसोसिएट होगा CH3 और CH3CO- और Na+ में, ठीक है। तो ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो इसको। तो अब एक चीज़ देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे CH3CO- का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये क्या लगाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट, पढ़ा होगा आपने, है ना, किसमें, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, है ना। क्यों, तो इससे क्या होने वाला है, कहाँ पे पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना, या केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होने के कारण क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ CH3COH कम हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ H+ का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर है ये सभी को। और नंबर ऑफ H+ डिक्रीज होगा तो जब स्टार्टिंग में हम लोग क्या ऐड करेंगे, बेस NaOH, है ना, तो क्या होने वाला, कंडक्टेंस घटने वाला है। ओके, तो बस मैंने उसको लिख दिया है, आप उसको एक बार रीड कर लो, है ना। एडिशन जब करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और कम हो जाएगा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ एक्चुअली मेन H+ का नंबर क्या हो जाएगा, कम, जिसके कारण हमें क्या मिलेगा, कंडक्टेंस कम मिलेगा। ओके, क्लियर है। तो कुछ अमाउंट ऐड करने और एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद क्या होगा, सर्टेन वैल्यू ऑफ NaOH अमाउंट ऐड करोगे वॉल्यूम, तो कंडक्टिविटी फिर क्या होगा, बढ़ना चालू होगा। क्यों, क्योंकि जो वीक बेस है ना, वीक एसिड है, उसका अमाउंट क्या होगा, कम होने लगेगा, और जो रिप्लेस किससे हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, CH3COOH यहाँ पे। तो ये रिएक्शन है, इसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अब अगर जो हम लोग बात करें आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी सारा का सारा वीक एसिड या वीक बेस खत्म हो गया होगा तब, तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास क्या, पूरा का पूरा एसिड कन्वर्ट हो चुका होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3CO में, या बेस होगा तो उसका कंजुगेट वाला, ठीक है। अब अगर जो इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं NaOH, है ना, NaOH का मतलब Na+ और OH-, और OH- कैसा है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और उसमें जो OH- है वो क्या है, उसकी मोबिलिटी या कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, हाई मोबिलिटी वाला आयन है। यानी अब कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा शार्पली इंक्रीज होगा। पहले तो धीरे धीरे हो रहा था, अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगा, ठीक है, कंडक्टेंस बढ़ेगा शार्प। ओके, तो अगर जो इसका ग्राफ देखें तो देखते हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग फेज में जब स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH डाला तो क्या होगा, कंडक्टेंस धीरे धीरे घटेगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से धीरे धीरे कंडक्टेंस घटा। ओके, अब इसके बाद यहाँ से क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, पर कैसे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी अमाउंट से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ से ऐसा धीरे 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 बढ़ रहा है। उसके बाद क्या आएगा, एक इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, और इस इक्विवेलेंस पॉइंट जहाँ पे पूरा का पूरा यूज हो चुका होगा, उसके बाद कंडक्टेंस क्या होगा, शार्प बढ़ेगा OH- के कारण। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है, क्लियर है। तो अगर जो इसमें हम लोग बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो घट रहा है वो वाला है। ओके, और अगर जो ये वाला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, CH3COOH तो होगा ही, पर CH3COONA, है ना, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CH3COOH। और ये वाला जो आखिरी पॉइंट है, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हाई कंडक्टेंस वाले इलेक्ट्रोलाइट होंगे प्लस ऑफ NaOH। क्लियर है। सिमिलरली अगर जो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस सॉरी वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे सेम कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सेम स्ट्रॉन्ग एसिड को ही आ जाएगा, है ना, रिप्लेस करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड करने का मतलब कंजुगेट एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पे NaOH की जगह पे क्या होगा, HCl या फिर H2SO4 जो भी H+ करने का मतलब। क्लियर है ये, आई थिंक। तो अगर जो टाइट्रेशन देखें हम लोग, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, या रिप्लेस वीक बेस वर्सेस वीक एसिड, दोनों तो सेम ही होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से लेके समझते हैं, CH3COH को टाइट्रेट कर रहे हैं हम लोग NH4OH, यानी NH4OH कहाँ, ब्यूटेट में। ओके, तो जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनने वाला है, CH3COO प्लस H2O, एसिड बेस रिएक्शन हुआ। ओके, तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ NH4OH डालेंगे हम लोग तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये वाला बन रहा है। क्लियर है। तो जब स्टार्टिंग था तो हमारे पास क्या था, CH3COH था, तो वहाँ पे H+ होगा तो थोड़ी कंडक्टिविटी क्या होगी,
ज़्यादा होगी, जब NH4OH स्टार्टिंग में डालेंगे ना, जस्ट एक ड्रॉप डाले होंगे, तो उस समय से कंडक्टिविटी क्या होगी, थोड़ी घटेगी क्योंकि H+ था वहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे NH4OH और डालेंगे वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3CONOH बढ़ता जाएगा, यानी कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ना चालू होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, थोड़ा कम, फिर धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं अब इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा। तो जैसे ही क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो वहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला सॉल्ट CH3CO- और NH4+ वाला। साथ में हम और अगर जो NH4OH एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे, तो अब देखो यहाँ पे NH4+ ऑलरेडी मौजूद है, तो ये क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इस कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो NH4OH है उसका डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से ही NH4+ मौजूद है सॉल्यूशन में, तो डिसोसिएशन नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, मतलब बहुत ही कम होगा, ठीक है, जैसा बफर वाला केस में देखते थे हम लोग, है ना। तो वेरी लेस होगा, तो नो फर्दर सिग्निफिकेंट, ज़्यादा बहुत ही बढ़ेगा, है ना, थोड़ा मोड़ा OH- डिसोसिएट होगा, जिसके कारण थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा, है ना, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे, ग्रेजुअल जिसको बोलते हैं, सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होगा, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अगर जो हम लोग इसका ग्राफ देखें, ओके, तो देखिए ये ग्राफ है ना, ग्राफ हम लोग सीख रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, थोड़ा सा एकदम कम होगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, कम, बहुत ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या होगा, कम, फिर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, अब ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, स्लोप इसका क्या होगा, डाउन, मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। इस टाइप से कुछ ग्राफ बनेगा, किसका, ये वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, या वीक बेस वर्सेस वीक एसिड का। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा वाला पॉइंट है, इक्विवेलेंस वाला पॉइंट है। ओके, तो ये वाला जो कंडीशन है वो क्या है, CH3COONH4 और प्लस ऑफ NH4OH वाला है, ठीक है। और ये वाला क्या है, CH3COONH4 और CH3COOH वाला कंडीशन है। ओके, अच्छा, इसमें मैंने शायद वो इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं बताया था। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, इक्विवेलेंस वाला पॉइंट है, जहाँ से क्या हुआ, अचानक से बढ़ना चालू हुआ जैसे ही हमने क्या किया, बेस को ऐड किया। ओके, ओके, तो अब हम लोग देख लें टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों क्या होगा, मिक्स एक साथ, और उसका हम लोग टाइट्रेशन करवाने वाले हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस, या इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हो आप, है ना, वीक बेस और क्या साथ में उसका स्ट्रॉन्ग बेस है कोई सा भी, और टाइट्रेशन किसके अगेंस्ट कराओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों केस में जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, सेम। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, कौन सा, CH3COOH एक वीक एसिड प्लस HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या मिलने वाला है, दो इक्विवेलेंस पॉइंट, HCl के साथ NOH का और CH3COH के साथ NOH का। ओके, अगर जो आपने पढ़ा होगा कहाँ पे इसको, आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पे दो इक्विवेलेंस पॉइंट आते हैं और हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, दो इंडिकेटर, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो अगर जो मैं ऐसे ही बताऊँ, यहाँ पे एक इंडिकेटर की बात करें तो एक फिनोफ्थलीन होगा, है ना, जब HCl NOH से रिएक्ट कर रहा होगा पूरा का पूरा, तो 7 के आसपास pH बन रहा होगा, और दूसरा वाला जो इंडिकेटर होगा वो कौन सा होगा, वो तो टू इक्विवेलेंस पॉइंट हमें मिलेगा। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, HCl प्लस NaOH, NaCl और H2O, यानी ये फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा काम करेगा, है ना। H प्लस क्या हो रहा है, रिप्लेस किससे हो रहा है, Na प्लस से, तो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट तक क्या होगा, कंडक्टिविटी घटता जाएगा। ओके, तो जब हम लोग क्या करेंगे, NOH और एक्सट्राइड करेंगे, तो अब जो CH3COH होगा वो रिएक्ट करना चालू कर देगा किससे, NOH से, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनना चालू होगा। तो सिमिलरली वो जो वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का केस, देखा था, वही सेम बनने लगेगा। तो कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनना चालू हो गया होगा, और साथ में NaCl भी होगा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बन चुका है। क्लियर, ये अभी ग्राफ देखेंगे तो और क्लियर होगा, मेनली इसमें ग्राफ का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा। तो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बचेंगे, जैसे NaCl, CH3CONA और NaOH। और NaOH में जो OH माइनस है उसकी कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण कंडक्टिविटी क्या होगा, बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। सिमिलरली जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस में हो रहा था। तो अब अगर जो ग्राफ की बात करें तो इससे और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हमने HCl ऐड किया और साथ में NaOH, तो क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे घटेगी, ठीक है। यानी ये वाला जो कर्व है वो क्या है, HCl प्लस NaOH के रिएक्शन वाला है, ठीक है। फिर जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक CH3CONO बनना चालू होगा वीक एसिड से, तो थोड़ी सी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी ये वाला जो केस है यहाँ पे हमें क्या होगा, NaCl होगा, CH3COOH वीक एसिड, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट साथ में CH3COONA बन चुका हुआ। ध्यान में रखिएगा, ये क्या है हमारा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये रिवर्स भी हो सकता है, यहाँ पे जस्ट क्या होगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे HCl आ जाएगा या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा। ओके,
तो आफ्टर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी कंडक्टिविटी OH माइनस के कारण क्या होगा, बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगा, है ना, शार्प इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर जो आयंस की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या होगा, NaCl होगा, CH3 COO Na होगा, और साथ में एक्स्ट्रा जो ऐड करने वाले हम लोग NaOH वो होगा। क्लियर है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पहला क्या है, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। तो इस तरीके के ग्राफ ही पूछे जाने वाले हैं आपसे। बस वहाँ पे क्या होगा, आपको अलग अलग एसिड और बेस दिए होंगे, आपको पहचानना होगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, यानी यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में कुछ प्रिसिपिटेट हो जाएगा, और कोई सॉलिड फॉर्म में प्रिसिपिटेट हो जाएगा तो वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कंडक्टेंस नहीं बढ़ा पाएगा, ना ही कम कर पाएगा। क्लियर है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, एकदम बहुत ही ध्यान से, सारा फोकस यहीं पे होना चाहिए। ठीक है। सपोज हमने 10 मिलीमोल ऑफ A+B एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर CD जो है C+D और D माइनस का 1 मिलीमोल ऐड किया, है ना। ये हमारा कहाँ है, ब्यूरेट में। हम लोग इसको धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या होने वाला है वो देखिएगा। जब हमने 1 मिलीमोल इसका ऐड किया तो अब हमारे पास क्या होगा, 9 मिलीमोल ऑफ A+B बचेगा। ठीक है। और इसका 1 मिलीमोल क्या होगा, डिपॉजिट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है ना। और हमारे पास क्या बना, C+B, जो भी कितना बना, 1 मिलीमोल। अब ध्यान से सुनिएगा एकदम, हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, 10 मिलीमोल्स ऑफ A+ एंड 10 मिलीमोल्स ऑफ B+। अब हमारे पास क्या हो गया, 9 मिलीमोल्स ऑफ A+ एंड 9 मिलीमोल्स ऑफ B माइनस, यहाँ पे साथ में यहाँ पे अभी भी क्या है, 1 मिलीमोल, यानी 10 मिलीमोल ऑफ B माइनस। ठीक है। B माइनस में कोई चेंज नहीं आया है। हुआ क्या है कि 1 मिलीमोल ऑफ, 1 मिलीमोल A+ रिप्लेस कर दिया किसको, 1 मिलीमोल ऑफ C+ ने रिप्लेस किया 1 मिलीमोल ऑफ A+ को। ओके, तो अब ये डिपेंड करता है A+ की कंडक्टिविटी ज़्यादा है या कम। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग केस पढ़ेंगे। ठीक है। सपोज केस 1 हमने लिया, जहाँ पे क्या है, A+ की सीधा सीधा लिखते हैं ना, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कंडक्टिविटी या मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसी को लिखते हैं। अगर जो कंडक्टिविटी ऑफ A+ क्या हुआ, ज़्यादा हुआ या इक्वल, कंडक्टिविटी से अच्छा क्या लिखना है, मोबिलिटी। ठीक है। मोबिलिटी ऑफ A+ क्या है, ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ क्या, बताइए, C+। ओके, तो इस केस में क्या होगा, देखिए धीरे धीरे A+ कम हो रहा है, यानी कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि जो आयन रिप्लेस कर रहा है C+, उसकी कंडक्टिविटी या मोबिलिटी क्या है। तो वही हाई मोबिलिटी वाला कोई अगर जो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है लो मोबिलिटी वाले से, तो क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे कम होगी। हाई मोबिलिटी वाला क्योंकि क्या हो रहा है, कम, तो कंडक्टिविटी घटेगी। तो ग्राफ की बात करें तो कुछ ऐसा। ओके, तो ग्राफ की बात करें तो कुछ ऐसा होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे होगा, धीरे धीरे घटेगा और फिर बढ़ जाएगा, सेम किसके जैसा, जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ बनाया था। ओके, तो यहाँ पे क्या है, AB+ क्या कर रहे हैं हम लोग, CD। वहीं अगर जो यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्या होगा, CD जो ऐड करेंगे एक्स्ट्रा वो, और जो बनने वाला है क्या हमारे पास, CB+CD। ठीक है, जिसके कारण कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद सेकेंड केस क्या है, बहुत ही आसान। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मोबिलिटी ऑफ C+ ज़्यादा है, जो आने वाला आयन है उसकी मोबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा। तो क्योंकि हाई मोबिलिटी आयन रिप्लेस किसको कर रहा है, लो मोबिलिटी आयन को, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी जस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। अब घटने वाला नहीं है, सीधा सीधा क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिवर्स। ओके, क्लियर है। तो इसके ग्राफ अगर जो हम लोग देखें तो बस डायरेक्ट मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, अगर जो आप देखोगे तो यहाँ पे अब घटने वाला नहीं है ना, क्योंकि हाई कंडक्टिविटी वाला आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बढ़ेगा, इक्विवेलेंस पॉइंट एक आएगा, और यहाँ पे फिर अचानक से ऐसा बढ़ेगा। क्लियर है। तो ये वाला जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, AB+CD। और यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों ही सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, CD, और साथ में क्या होगा, जो भी हमारा बचा हुआ है, ठीक है, BC बोलो या CB बोलो। ठीक है। क्लियर है। ये हमारा यहाँ पे होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर है। तो ये वाला केस तो और आसान हो गया है ना। ये जस्ट वैसा हो गया कि जैसे कोई एक बाल्टी है, उसमें हम लोग पानी डाल रहे हैं नल से, और जितना नल से पानी आ रहा है उतना ही क्या हो रहा है, बाल्टी से पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है, यानी जितना इनकमिंग है उतना ही क्या है, आउट गोइंग। तो कंडक्टेंस यानी कोई भी बाल्टी में फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, है ना। मतलब ये जो बाल्टी है इसका पानी का लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट बना हुआ। सिमिलरली हम लोग जितना भी ऐड करते जाएंगे, कंडक्टेंस बढ़ने वाला नहीं है। कब तक, जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट ना आ जाए। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा, फिर बढ़ना चालू होगा, है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो प्रिसिपिटेट हो रहे थे उसके अलावा बचेंगे सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल। क्लियर है, ये शायद आपको समझ में आया होगा, है ना। क्लियर है ना, क्योंकि जितना ए यहाँ पे प्रिसिपिटेट हो रहा होगा उतना ही क्या हमारे पास आ रहा है, सी एक्स्ट्रा हमारे पास बढ़ता जा रहा है, यानी सी ए के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सी आ रहा है, और बी का अमाउंट तो सेम ही बना हुआ है। फिर इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, पूरा का पूरा एक खत्म, हमारे पास क्या बचा होगा, सी, और जो स्टार्टिंग का बी था वो, साथ में अब क्या बचा होगा, सी डी जो ऐड कर रहे हैं वो, प्लस सी बी।
तो जिसके कारण कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी ये वाला पॉइंट क्या है, सी डी प्लस सी बी है, और ये वाला पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट है ना। ये वॉल्यूम को अगर जो बोलेंगे तो ये इक्विवेलेंस वॉल्यूम है। ओके, क्लियर है, आई थिंक मैंने अच्छे से समझा पाया हो। तो ये मेरी तरफ से पूरा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त होता है, और ये अप टू एडवांस लेवल तक मैं कह सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस में इस टाइप के। क्लियर होगा सभी को। अगर जो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिएगा ठीक इसी पे, प्रेसिपिटेशन पे, और आंसर आप खुद से इसका बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन है जिसमें KCl में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, AgNO3, ठीक है। KCl सॉल्यूशन में तो प्रेसिपिटेट क्या होगा, AgCl। तो आपको ग्राफ बताना है, और यहाँ पे दिया हुआ है मोबिलिटी ऑफ K प्लस Cl माइनस और NO3 क्या है, सेम। तो ग्राफ क्या होगा आप इसका बताना, ओके। या फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ABCD आप लिखना, ओके, क्लियर है। तो मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। सपोज फर्स्ट ऑप्शन ये कंडक्टेंस है, ठीक है, वो मैं लिख रहा हूँ, और वॉल्यूम को नहीं मेंशन कर रहा हूँ, मतलब नीचे वॉल्यूम है ऊपर इधर कंडक्टेंस है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का है पहला। दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा है। तीसरा ग्राफ है सपोज कुछ ऐसा है इसका ग्राफ, और टी का सपोज कुछ ऐसा है ग्राफ, हाँ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ABC या टी। क्लियर है। तो आपने अगर जो बना लिया तो इसका आंसर सी है, ठीक है। तो थैंक यू, ये समाप्त हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब इसके बाद हम लोग मूव करने वाले हैं दूसरे चैप्टर पे, ओके। थैंक यू एवरीवन।